अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग जनाब। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वर्षत के नया दिन की नई उमंगों नई उम्मीदों के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं महक असलम और हम बहुत खुश हैं। खुश क्यों हैं? खुश इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई भी किसी भी जगह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, कोई अपने सीने में पाकिस्तान का झंडा से जाता है, गोल्ड मेडल से जाता है, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। तो यकीन करें पाकिस्तान के लिए तो एजाज़ है ही फैसल, हमारे अपने लिए बड़ा एजाज़ होता है, हमारे अपने लिए बड़ी खुशी की बात होती है। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भाई इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, हमारे भाई हैं, हमारे जवान हैं। ये पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल आप देख सकते हैं पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। हैदर ने ये गोल्ड पाकिस्तान के लिए डिस्कस थ्रो में जीता है और क्या ही फ़ख्र की बात है। अभी कुछ ही देर में वो सेरेमनी भी होगी कि जहां पे पहले पोडियम पे हैदर अली होंगे और इसके बाद पाकिस्तान का जी झंडा बैकग्राउंड में बुलंद हो रहा होगा, तराना बज रहा होगा और हैदर को जो है वो गोल्ड मेडल दिया जा रहा होगा। इससे पहले भी हैदर हैज़ बैग्ड 2 मेडल्स, लेकिन ये पहला गोल्ड मेडल है। डिस्कस थ्रो मुकाबले में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और समय नहीं 2-3 दिन पहले हैदर हमारे प्रोग्राम का हमने उनको हिस्सा बनाया था। और क्या ही अच्छी बात है, ये कितने फख्र की बात है। बिल्कुल क्यों नहीं मंगाएंगे जी, ये हमारी पहचान है झंडा। चाहूंगा कि आप यस, ये हमारी झंडा हमारी पहचान है और हम इसको अगर स्ट्रेट कर दें क्योंकि हम खुश इतने हैं माशाल्लाह से, एक्साइटमेंट इतनी है, सुबह के वक्त इतनी अच्छी और मज़ेदार खबर, इससे ज़्यादा अच्छी काबिल फ़ख्र के जो हमें बिल्कुल ये महसूस करने पर जो है ना मजबूर कर दे कि हम पाकिस्तानी, हमारे अंदर किसी से कम जज्बा नहीं है, हमारे अंदर टैलेंट कम नहीं है, हम हर जगह पे इस चीज़ को मनवा सकते हैं कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। तो जनाब झंडा, और ये झंडा फैसल जब सीने पर सजता है, बैकग्राउंड में ये झंडा हो, म्यूज़िक जब बजे पाकिस्तान का, तो यकीन करें एक वो प्राउड मोमेंट होता है ना कि यार मेरी वजह से मेरे मुल्क का नाम रोशन हुआ है, मेरी वजह से अब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। मेरी वजह से सब हिलाली जो परचम है ना, ये आज जब टोक्यो में सरबुलंद होगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि वसाइल महदूद हैं, हमारे पास हालात इतने शायद अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन क्या कहते हैं महदूद वसाइल के साथ भी हमने एक बार फिर ये साबित किया है कि हमारे पास टैलेंट है और टैलेंट जो है वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता, चाहे आप उसको कितना भी क्यों ना दबा लें। तो हैदर अली ने डिस्कस में पास, और ये वो मनाजिर है, क्या ही देख रही हैं आप, उनके चेहरे की मुस्कुराहट आप देखें फैसल। और मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ और हमारी टीम हमेशा से चीज़ को बहुत प्रमोट करती है कि टैलेंट को इज्जत दें, टैलेंट जो है उसको प्रमोट करें। हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू टैलेंट प्रमोट करने की जितनी कोशिश कर सकते हैं हमारी टीम करती है, लेकिन टैलेंट को प्रमोट करना, उसको इज्जत देना, ये सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसे फैसल आपने कहा ना, महदूद वसाइल में ये ट्रेनिंग करते हैं, एक जज्बा जो इनके अंदर होता है, वो जज्बा सिर्फ एक चीज़ का होता है कि 100 लोग हों या फिर बहुत बेशुमार लोग हों उस सफ़ में, अगर हमने नाम रोशन करना है तो पाकिस्तान का करना है, पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाना है। अगर इनकी जो एंडेवर के बारे में हम बताएं तो एक तो उनका भी पर्सनल बेस्ट था, वो उन्होंने क्रॉस किया और पूरे कंपटीशन में ही ये सबसे आगे रहे। पर्सनल बेस्ट हैदर अली ने मारा है जी फाइनल्स में, और वह 55.26 मीटर की इन्होंने डिस्कस थ्रो फेंकी है। और ये मैं आपको बात बताऊं, एक और सितम ज़रीफ़ी वो ये है कि जो एथलेटिक्स में हिस्सा लेते हैं हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ये उन्हें पता है कि डिस्कस थ्रो क्या होती है, जेवलिन थ्रो क्या होती है, शॉर्ट पुट क्या होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारी क्या होती हैं। वो वक्त आ गया है अब एक बार फिर 10/10 गुजारिश है उन तमाम तर हुक्काम बाला से कि खुदारा आपके पास टैलेंट ही टैलेंट है। जब आपने कुछ अर्से पहले तला तालिब को भी देख लिया, उनकी भी हमने सिचुएशन देखी कि किस तरीके से वो महदूद वसाइल के साथ ट्रेनिंग करते हुए 5वें नंबर पर आए। और फिर अरशद नदीम भी कि जब वो फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, फाइनल में भी तगड़ा उन्होंने मुकाबला दिया। तो और अब बिल आखिर आप ये देखें कि सिर्फ 2 एथलीट्स गए थे पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी में से, सिर्फ 2 एथलीट्स पैरालंपिक्स में से गए, लेकिन ये कहते हैं ना कि मिट्टी नम भी है, जरखेज भी है। हमने कल ही हैदर से बात की थी, हम पहले सुन लेते हैं, पहले तो वो आपको सुनवाते हैं, याद करवाते हैं। कंपटीशन तो बहुत टफ है क्योंकि इसमें काफ़ी कंपटीटर तो बहुत यानी कि अच्छे हैं
उसमें जैसे इंग्लैंड है, चाइना है, जापान है, ब्राज़ील है, USA है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल जीतूँगा। अब हैदर ने पहले ही बता दिया था कि वो किसके अगेंस्ट compete कर रहे हैं और ये कोई मतलब छोटे ममालिक नहीं थे। ब्राज़ील, USA, इतने बड़े बड़े नाम, और ख़ास तौर पे जब USA का नाम आता है वो तो मेडल टेबल में सबसे आगे आगे जाता है। चाइना सबसे आगे आगे जाता है, ब्राज़ील भी बिल्कुल भी पीछे नहीं, द स्पोर्ट्स लविंग नेशन। लेकिन इन तमाम तर अक़वाम में अगर हमारा लड़का गोल्ड मेडल ले जाता है ना, तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि क्योंकि हैदर के लिए ये पहला मेडल नहीं है, पहला गोल्ड है, लेकिन इससे पहले भी वो 2 मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं रियो में, वो भी लॉन्ग जंप में। वो बिल्कुल अलग इवेंट था, अलग खेल था। लॉन्ग जंप में उन्होंने मेडल्स बैग किए, इस बार डिस्कस थ्रो में किए, और उम्मीद हम यही करते हैं कि अब जब ये वापस आएंगे, एक तो सबसे पहले इनको हम अपने शो में बुलाएंगे। ये हम क्रेडिट लेते हैं, नया दिन ये क्रेडिट लेता है कि जब एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट ओलंपिक्स और कोई भी पैरा ओलंपिक्स पे जो है वो फोकस नहीं कर रहा था, तो हमने कहा कि नहीं जी, ये भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारी बहन है जो उनके साथ गई थी। आपको याद होगा उनका भी हमने इंटरव्यू किया था। तो प्राउड मोमेंट। आज की जो सुबह जब बहुत ही ज़बरदस्त हुई, शानदार हुई। और जब ऐसी ऐसी खबरें होती हैं ना, तो आप यकीन करें कि दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसे आपने कहा ना कि 2 ही लोग थे, और जब हमने कहा कि हमारी बहनें जो हैं वो जाती हैं, तो जनाब हम ये बार बार कहते हैं खेल जो है वो दिलों को मिलाता है, वो जोड़ता है। तो प्लीज़ हमें अपने मुल्क में मौजूद खेलों के मैदानों पर फोकस करना होगा। क्योंकि हमारे पास, अगर हम ये कहते हैं ना कि टैलेंट नहीं है, तो ये तो अब गलत है, ये बात बहुत पीछे रह गई है। टैलेंट बेशुमार है, हमने करना ये है कि हमने उस टैलेंट को इज्जत देनी है, उस टैलेंट को सपोर्ट करना है, उन्हें वो तमाम तर सहूलियत देनी है कि जो इन्होंने महदूद वसाइल में रहते हुए किया ना फैसल। हम कल को देखें कि हम कहीं के एक नहीं, ना जाने हमारे कितने पाकिस्तानी बहन भाई ऐसे हैं जो कि गोल्ड मेडल अपने सीनों पर सजाए, हमारा नाम रोशन करके आए पाकिस्तान में। और इससे सब एग्री भी करेंगे कि रॉ टैलेंट की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। सड़क पे खेलता हुआ लड़का वसीम अकरम बन जाता है और दुनिया में तहलका मचा देता है। सड़क पे खेलने वाला जहांगीर खान आज तक जिसको कहा जाए कि मिलेनियम का सबसे बेस्ट स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं जीत सका है। तो जब हमारे पास रॉ टैलेंट इतना ज़्यादा है, तो समझे कि जब ये इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट इसको किया जाएगा, तो क्या ही धूम और क्या ही तबाही मच जाएगी दुनिया में। हम कोशिश करेंगे, गालिबन कुछ देर बाद सेरेमनी है, मेडल सेरेमनी, अगर तो वो भी बराह रास्त आती है ओके, हम हो गई है। अब हम हैदर से राबता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जैसे हमारा राबता होता है हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। जज्बात, उनके एहसासात, वो फील क्या है जब वो पता चला कि भाई मैं अब गोल्ड मेडलिस्ट बन चुका हूँ, वो सारा कुछ जो है हम पूरी कोशिश है हमारी कि वो हम आपके सामने रखें, क्योंकि हैदर का हक बनता है भाई, वो हमारे भाई हैं, इस कौम के बेटे हैं, और इस कौम के बेटे ने जब मेहनत की हो तो फिर मेहनत का फल इस सूरत में मिलता है। और ये चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है कि मसाइल महदूद है, कोई अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपने हिम्मत और हौसला नहीं हारना, क्योंकि जो हिम्मत और हौसला नहीं हारते ये मैदान उन्हीं के नाम होता है। बिल्कुल। तो हम एक बार फिर बहुत तमाम कौम को मुबारकबाद देते हैं, और कौम जो आगे से ज़्यादा सो रही होगी, जब उठेगी तो उन्हें पता चलेगा कि जी कोई उनके लिए गोल्ड मेडल ले आया। आगे बढ़ते हैं शो में, और शो की जो हमारी दीगर स्टोरीज है हम उनकी बात करेंगे, पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, और उनके लिए भी एक नया दिन होने जा रहा है। आज अफगानिस्तान के लिए भी नया दिन होने जा रहा है, नई हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये वो नई हुकूमत है जिस पे कल पूरा दिन हमने देखा कि टेलीविजन पर बातें होती रहीं, क्या है ये जो नई हुकूमत है, ये नई पॉलिसीज़ जो ला रही है और जो नई बातें कर रही है, ये कब तक कायम रहेगी। जो कब तक वाला सवाल है ना, आज भी दुनिया को इस पे खदशात नज़र आ रहे हैं। शेर मोहम्मद अब्बास को अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा नामज़द किया गया है, जबकि दूसरी जानिब पंजशेर में शदीद लड़ाई जारी है। अफ्रीकैन के 100 से ज़्यादा जंगजू जो है वो मारे जा चुके हैं। अफगान तालिबान ने पंजशेर में बागियों के कमांडर को 34 साथियों समेत हलाक करने और आधे हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया है, और साथ में ये भी कहा है कि पंजशेर को आज फतह कर लेंगे। नमाज जुम्मा के बाद एक बड़ी खुशखबरी देंगे, ये अफगान तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने है। लेकिन फैसल, हम जब बात करते हैं ना एक नई हुकूमत की और एक नई पॉलिसीज़ की, तो आप देखेंगे वो पॉलिसी खित्ते के लिए कितनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबकी नज़रें इसी पे हैं। अब ज़रा वापस आपको पाकिस्तान लेके आते हैं, और क्योंकि हमारे जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे टैलेंट ही इतना है, क्या करें, तो कुछ टैलेंट ये भी अच्छा। जब मैंने कल ये देखा ना, तो मैंने कहा
बंदा कहीं भी चला जाता ना, वो अपना स्टाइल ठीक है ना, वो देखिए उन्होंने खर्चा बचाया कैंची का, ठीक है, देखिए कैंची का खर्चा बचाया, टाइम का खर्चा बचाया। कैंची नहीं भी हो ना तो आप देख सकते हैं, ये फुटेज में आप देख सकते हैं। मेरी बात सुनिए, दांत इतने मजबूत होना फिर आपके बनते हैं कि भाई आपके दांत मजबूत हैं तभी आप ये कर सकते हैं। वो लोहे का फीता था वो किसी के दांत कभी कभी कमजोर भी होते हैं ना मेरी तरह, कि वहीं पे दर्द शुरू हो जाती है। तो प्लीज अगर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना चौहान साहब वाला, तो जरा सोच समझ के। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया ये कि उन्होंने कैंची नहीं थी तो उन्होंने दांत काट के जो है दांत से काट के इफ्तिताह कर दिया। फयाज असद चौहान अमली मुजाहरा भी उन्होंने करके दिखाया। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसपे उन्होंने दांतों से फीता काटकर दुकान का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने दिखाया। इनके इस अवामी अंदाज पर वहाँ भी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। हम भी खुश हो रहे हैं, आप भी खुश हो रहे हैं, मैं भी खुश हो रही हूं। चलें ठीक है, और बहुत मजेदार तफसील से भरा हुआ, पहले देख लेते हैं। टैलेंट आप अप्रिशिएट करें भाई, ये जरा हम आपको दिखाते हैं, देख लेते हैं। इस तरह बाकी भी इफ्तिताह करने लगे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। मतलब हम देखें कि हर कोई जो है ना ऐसे नीचे झुक के दांतों से, फिर वही मैं कहूँगी ना, हमें ऐसे टूथब्रश यूज करने चाहिए, ऐसे टूथपेस्ट यूज करने चाहिए जो अच्छी क्वालिटी के हों और दांत को इतना ज्यादा क्या कहें मजबूत आपके दांतों को बनाए। एक और अच्छी खबर है जनाब, वो है तालीम के मैदान से। आप देखें हम सुबह के वक्त आपको कितनी अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने अहम एजाज़ हासिल किया है तालीम के मैदान में। सूबे की 4 जामियात को दुनिया की टॉप 800 में शामिल कर लिया गया है। बरतानिया के मारूफ इदारे टाइम्स हाई एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग जारी कर दी है और इसके मुताबिक 4 जो खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटी हैं दे आर इन द टॉप 800। तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो तालीमी इमरजेंसी का नफाज हुआ था ना, ये तमाम का तमाम तर उसका जो है वो समर है। अच्छा, और कुछ दिनों पहले फैसल मैं देख भी रही थी कि बहुत सारे अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं बैरूनी ममालिक से जो कि पाकिस्तान आके तालीम हासिल करना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं वो KPK की यूनिवर्सिटी हो जाए, वो फिर सिंध की हो जाए, या फिर वो पंजाब की, जो कि हम जाएँ और वहाँ पर तालीम हासिल करें। हमारे लिए एजाज़ की बात है ये। आगे बढ़ते जनाब, अब ज़रा बात करते हैं मौसम की, जो बहुत ही अजीब हो चुका है। कल मैंने देखा कि कहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, कहीं बहुत हल्की हो रही थी और कहीं बिल्कुल नहीं। अब आप जब कल दफ्तर आए, हम जब रिकॉर्डिंग करते फैसल ने आगे कहा बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं जब घर गई मेरे घर के रास्ते में तो मुझे ज़रा नहीं फील हुआ कि बारिश हो रही है। अब ये कौन सी बारिश थी जो फैसल देख के आए थे, कौन सी बारिश थी? बाकी ये बारिश नहीं है, हाँ। ये इश्क है, ये पागल कर देती है। अच्छा, हाँ, ये पता ही नहीं चलता कि कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा। इसी तरह बारिश है, पता नहीं चल रही कब हो रही है कब नहीं हो रही। शहर भी इतना बड़ा है, कोने में हो रही होती है और बीच वाले कह रहे होते हैं या तो धूप है भाई। तो इस वक्त भी वैसे शहर में बादलों का राज है और उसके साथ सपोर्टिंग अदाकार हैं गर्मी और हब्स। ऐसा है कि गुजारा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और महकमे मौसमियात ने आज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई भी कर रखी है। साथ साथ महकमा बल्दियात सिंध ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तो लेट्स सी कि आज का दिन जो है वो कैसा गुजरता है। आगे जो है वो आखिरी जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो है अमेरिका की रियासत 7 रियासतों में तूफान आइडा ने तबाही मचा दी है। हज़ारों अफराद बेघर हुए हैं और लाखों बिजली से महरूम हुए हैं। सैकड़ों परवाजें ऐसी जिनको मनसूख कर दिया गया है। न्यूयॉर्क में 11 अफराद इमारतों के तहखानों में पानी भरने से भी हलाक हुए हैं। अमेरिकी मीडिया ये बता रहा है कि तूफान से मरने वालों की तादाद अभी तक 48 हो चुकी है। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, यहाँ पे दरियाओं की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। करीबी आबादी को खतरात हैं। शदीद बारिश और तूफान के बायस इमरजेंसी यहाँ भी नाफिज कर दी गई है। तो खैर इसमें शो में चल के इस मौजू पे आगे बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले मुद्दे की तरफ और वो है कोरोना। और कोरोना से जुड़ी एक बात, ये इसने न जाने कब है ख़त्म होना, नहीं हुआ ये अभी ख़त्म। इस वक्त पाकिस्तान में भारतीय वेरिएंट जो है अब वो तेज़ी से फैल रहा है। सरबरा NCOC असद उमर के मुताबिक अस्पतालों में मरीजों के दाखिले और तशवीशनाक मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और ये जब हम बात करते हैं ना इजाफा हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं गफलत आप लोगों की भी है जो कैमरे के उस पर बैठे हैं और मास्क नहीं लगाते हैं, वैक्सीनेशन नहीं कराते। तो जनाब इस खदशे का इजहार किया गया है कि डेल्टा केसेस की वजह से अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। और इस वक्त जो हम अगर अपने अस्पतालों की सूरत हाल देखें तो मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और इसके साथ ही साथ तशवीशनाक सूरत हाल में चीज़ों को मैनेज करना एक वक्त ऐसा आता है जिसमें मुश्किल भी हो जाता है। तो ये जो तमाम सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए हमें
हमें ज्वाइन किया है वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद इकराम साहब ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त कितने इकसाम के वेरिएंट मौजूद हैं, पाए जा रहे हैं, हिट कर रहे हैं लोगों को? क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना कि आजकल कराची में स्पेशली डेल्टा वेरिएंट के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, पंजाब की, KPK की, या हम पूरे सिंध की अगर सूरत हाल सामने रखें तो प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जब 2019 दिसंबर वुहान से ये वायरस स्विच हुई हॉर्सशू बैट से ह्यूमंस में, जिसको हम स्पीशीज स्विच कहते हैं, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुई, तो क्योंकि ये दो वायरसेस मिलके एक वायरस बनी थी, तो बहुत बड़े साइज़ की वायरस है। इसकी जो म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं कि कितनी दफ़ा ये म्यूटेट कर सकती है, वो 39,000 हैं। तो अनफॉर्चुनेटली देखिए, म्यूटेशंस कोई भी वायरस कर सकती है, ख़ासकर अगर इतनी बड़े साइज़ की RNA वायरस है और वो रैपिडली डिवाइडिंग वायरस है, तो इसलिए वो तो करती रहेगी म्यूटेट। और इस वक्त जो जिस म्यूटेंट की आप बात कर रहे हैं, जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन के करीब वेरिएशंस हैं इसके RNA में, जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं जो इसके बाहर कांटे हैं उसमें, और कुछ इसकी म्यूटेशंस हैं कुछ 5 के करीब। तो इसकी वजह से जो ये वेरिएंट है, इसने अपनी अहलियत एक इंसान से दूसरे लगने को बहुत बढ़ा ली है। यानी कि वो तकरीबन 15 सेकंड का आपको एक्सपोजर चाहिए उस इंसान से जो कैरी कर रहा है, उससे कुछ 1 या 2 मीटर के फासले से भी ये लग सकती है, विदिन 15 सेकंड्स एक्सपोजर। और दूसरा इसका ये है कि ये जो इसकी मिकदार है लगने की, यानी कि क्वांटिटी वायरस की जो आप इंटरनलाइज करते हैं, विक्टिम जो होता है, वो भी बहुत बढ़ चुकी है। बिकॉज जो ACE इनहिबिटर जहाँ पे जाके ये लंग्स में अटैच होकर आपकी बॉडी के अंदर जाती है, उनकी अफिनिटी इसने बहुत ज़्यादा अचीव कर ली है। तीसरा मामला ये है कि ये बॉडी में जाके हमारे ख़्याल में कि एक वायरियन, अगर एक वायरस का पार्टिकल आप इनहेल खुदा न खास्ता करते हैं और वो बॉडी में जाता है, तो तकरीबन 72 घंटे में वो 1 बिलियन वायरियन में, यानी कि 1 अरब वायरियन में हो जाता है। तो उसकी ज़ाहिर मकदार से भी इसकी सेवेरिटी ज़्यादा हो जाती है, या विरुलेंस ज़्यादा हो जाती है, या इसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये इसके अलावा जो भारतीय जो ब्रिटेन का वेरिएंट B117 है, वो अभी भी मौजूद है। इसके अलावा हम एक GB स्ट्रेन देख रहे हैं, एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन देख रहे हैं। इस तरह मिला के ये कोई 13-14 स्ट्रेन्स हैं। वायरस को म्यूटेट करने से मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी रोक सकता है, वो मैं और आप दुआ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इसने कई गुना, कम से कम 8 से 9 गुना अपनी अहलियत बढ़ा ली है एक से दूसरे को लगने की, तो उसका फितरी अमल ये होना चाहिए कि हमें 8 से 9 अपनी डिफेंस बढ़ा लेनी चाहिए, यानी मास्क या डिस्टेंसिंग या अपने घर में रहने की जगह या काम की जगह या ट्रैवल की जगह ऐसी कर लेनी चाहिए कि बसेस में हमें हजूम बहुत कम कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा, क्योंकि जो कौम है, जैसे आप देख रहे हैं, वो पैंडेमिक फटीग में मुब्तला है। वो ज़रा सी को मुहर्रम की भी 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो वो छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, और बसों पे जिन पे 40 की कैपेसिटी है शायद 80 की हो जाती है, और जिन होटलों में 20 लोगों ने ठहरना था वहाँ 50 ठहर जाते हैं। चाहे वो GB है, GB की एक टिपिकल एग्जांपल है कि वो थ्रू आउट उसकी पॉजिटिविटी रेट 1 या 2% रहा। लेकिन जब ये छुट्टियों में सख्ती मकाम खुले और लोगों ने वहाँ हजूम किया, ये नहीं कि वो ना जाएं, लेकिन एक डिसिप्लिन से जाना चाहिए। तो उधर पॉजिटिविटी रेट अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा, 20 से 25% चल रहा है। डॉक्टर साहब, तो उनके लोकल लोगों के लिए भी आप फरमा रहे हैं, इंतहाई माजरत कि मैं आपकी बात काट रही हूँ, प्लीज़ आप इसे मुकम्मल भी कीजिएगा। लेकिन जो ये आप बता रहे हैं ना, सोच लोगों की ना जाने ये कब बदलेगी। और अब तो ये आ गई सोच कि जी दोनों डोजेज़ हमने लगवा लिए, अब हम मुकम्मल वैक्सीनेटेड हैं, न अब हमें मास्क की ज़रूरत है, न अब हमें समाजी फासले को बरकरार रखने की ज़रूरत है। ये जो सोच है ना लोगों की कि वैक्सीनेशन के बाद ना ज़रूरत मास्क की ना सैनिटाइज़र की, ये सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है हमें। एब्सोल्युटली। देखें, आप जो कर रहे हैं ये प्रोग्राम, इसी वजह से शायद कर रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी बच जाए। और लोगों को इस वक्त, जैसे मैंने कहा, पैंडेमिक फटीग में मुब्तला हैं लोग। इस मूड में हैं कि वो अपनी जानों की कुर्बानी, अपने जिस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें, ना कि कोई रिस्ट्रिक्शन से गुजारें। लेकिन ऐसा
करने से बहुत सारी ज़िंदगियाँ भी जाएंगी और बहुत सारे लोग अपने फेफड़े हमेशा के लिए डैमेज कर बैठेंगे और कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी इट्स टू अर्ली, हमें ज़हनी, फ़िज़िकली, इकनॉमिकली, मेंटली हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फॉर ए लॉन्ग हॉल बैटल, स्पेशली जबकि हमारे वैक्सीन रिलक्टेंस भी इतनी है कि एक तरफ तो लोग वैक्सीन बहुत सारे लगवा नहीं रहे, जेली सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में फिर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कुछ लोग लगवा चुके हैं वो दूसरी से तीसरी वैक्सीन भी लगाना चाहते हैं, नई से नहीं लगाना चाहते हैं फॉर स्टेटस सिंबल या वॉट एवर मिसपरसेप्शन दे हैव। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमारे पास समझने वाली चीज़ है कि इस बीमारी ने एंडिंग दी पेंडेमिक्स में जाएं कि अगर हम एंड कैसे होती हैं पेंडेमिक्स। जो ये पेंडेमिक है, जो ये RNA वायरस की है, ये एंड होनी है जब हमने हर्ड इम्यूनिटी ग्लोबली क्रिएट कर दी। क्योंकि दुनिया में ये आप इज़राइल की एग्जांपल देख लें कि उन्होंने वैक्सीनेशन रेट उनका सबसे हाई था, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपके हमसाया मुल्क या दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं अपनी की हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट, जो कि 80 से 85% लोगों को लगाने के बाद होगी दोनों डोजेज़, तो उसमें ये होगा कि जब भी कोई ट्रैवल करके जाएगा तो वो फिर इन्फेक्ट करेगा। तो इसलिए हम वैक्सीन में कहते हैं नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर सुस्त रवि का शिकार रहेंगे हम किसी भी वजह से, तो ये वायरस इतनी म्यूटेट कर सकती है मज़ीद, क्योंकि जैसे मैंने कहा 39,000 म्यूटेशंस पॉसिबल हैं, तो कि ये वैक्सीन खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कारामद ही ना रहें। तो हमारे पास एक टाइम विंडो है अपॉर्चुनिटी की, जिसको हमने कैपिटलाइज़ करना है। अगर इसको लूज़ कर दिया तो फिर मैं समझता हूँ कि हम इस दुनिया के लिए शायद यही क़यामत होगी। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि फ़ौरी तौर पे हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए और अभी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए बूस्टर डोजेज़ की। देखें, वैक्सीन इन एक्यूटी नहीं होनी चाहिए। एक्यूटी बहुत ज़रूरी है कि जब आप तमाम लोगों को लगा लेंगे तब सोचें बूस्टर डोजेज़ का। फ़िलहाल आप खुदारा जो जिन्होंने नहीं लगाई, जिस वजह से भी नहीं लगाई, ओवरकम दैट ब्लॉकेड इन योर माइंड एंड जो भी मसला है, और फौरी तौर पे कोई भी वैक्सीन जो आपके करीबी अवेलेबल है वो लगाएं, ताकि आप अपने आप को भी करें और इर्द गिर्द के लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकें और इस बीमारी को रुखसत करने में अपना किरदार अदा कर सकें। डॉक्टर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जो भी आपने बात बताई है वो दुनिया के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जाते तब तक शायद इस वायरस से छुटकारा पाना मुश्किल है, क्योंकि मेडिकल टर्म्स में दिस इज़ एन RNA वायरस, यानी कि आपके अंदर मौजूद ये जो खुलियाँ हैं उनको ये हिट करता है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। महक, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन मुहिम थी तो बड़ी वादे किए गए थे, दावे भी किए गए थे, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां। आज हम उन्हीं की बात करते हैं। बड़े कौम से वादे किए थे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि 1 करोड़ नौकरियां हम आपको देंगे। अब कितने लोगों को नौकरियां मिली इसके आदाद व शुमार तो सामने नहीं आए, लेकिन कामयाब जवान प्रोग्राम की जब हम बात करें उसके तहत वैसे 42,366 नौकरियां मिल चुकी हैं। इसके अलावा नौजवानों के लिए 2 सालों में 25 अरब रुपए का कर्ज भी मंजूर किया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान और सरबरा कामयाब जवाब प्रोग्राम उस्मान डार साहब मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि जो जवान प्रोग्राम है इसकी कामयाबी कहाँ तक पहुँची है और जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। 25 अरब से ज़ायद के कर्ज़ मंजूर हो चुके हैं। क्या आप शेयर कर सकते हैं कि कर्ज़ के लिए अभी तक कितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम से नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने फ़ैसला किया है हर हफ्ते कामयाब जवान न्यूज़ बुलेटिन के तौर पर हम कामयाब जवान प्रोग्राम के तमाम अदाद शुमार मीडिया को जारी करेंगे, पाकिस्तान के नौजवानों को इंशाल्लाह ताला उनके सामने रखेंगे। जहाँ तक आपने 25 अरब रुपये की बात की है या कितने नौजवानों ने अप्लाई किया था, तकरीबन 12 लाख के करीब अभी तक हमें एप्लीकेशंस आई थी और हमने 1 लाख नौजवानों को रखा था पहले फ़ेज़ में, जो 100 अरब रुपये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस किए। उसमें से 25 अरब रुपये अहल करार पाए हैं नौजवान और तकरीबन 19 अरब रुपये के करीब आप कह सकते हैं तकसीम हो चुके हैं। और मुझे खुशी है पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 15,000 के करीब नौजवान अपना छोटा और
दरमियाने तबके का कारोबार शुरू कर चुके हैं और इससे हम 30,000 लोगों के लिए रोज़गार पैदा किया हमने इस यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम जो कि कामयाब जवान बिज़नेस लोन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान, ये बताएं कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कर्ज दिया गया है, IT या ई-कॉमर्स या फिर फैक्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्री? देखिए हमें सबसे ज़्यादा कर्ज जो है वो सर्विस सेक्टर में दिया है तकरीबन 72% के करीब, और दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, 3 सेक्टर्स पे हम काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे सर्विस सेक्टर में इसलिए ज़्यादा दिया कि हमें 5 लाख से ज़ायद एप्लीकेशन सिर्फ रिटेल स्टोर खोलने के लिए नौजवानों की तरफ से आई थी। तो चूँकि ये रिटेल स्टोर्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर का पार्ट हैं और सबसे ज़्यादा कर्ज भी हमने रिटेल स्टोर्स खोलने के लिए दिया था, और हमारी कोशिश है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करें, क्योंकि रिटेल सेक्टर में लोन देने से उतनी जॉब क्रिएशन नहीं हो रही। अगर एक नौजवान दुकान खोलता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद और एक हेल्पर रख सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप जब इंडस्ट्री को या SME सेक्टर को, कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं तो वहाँ आप रोज़गार ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। इसी तरह हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एक रोज़गार पैदा करने का इंजन का किरदार अदा कर रहा है। तो हमारी कोशिश है, अब हम पूरा फोकस करने जा रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा लोन दें नौजवानों को। सही। अच्छा सर, ये भी बताएगा, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं ख़वातीन के आगे बढ़ने की, और हमें अब ये देख भी रहे हैं हम कि हमारे मुल्क में ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बिशाना काम करें। तो ख़वातीन की जानिब से कर्ज़ की दरख्वास्तों का तनासुब क्या रहा है अभी तक? देखिए 25 अरब रुपए 100 अरब में से कामयाब जवान प्रोग्राम में रखे गए हैं ख़वातीन के लिए, और अभी तक 16% ख़वातीन को कामयाब जवान में अगर हमने जो 25 अरब अप्रूव किए हैं उसमें से 16% पाकिस्तान की ख़वातीन अहल करार पाई हैं और डिस्बर्स भी किए हैं। और अगर आप मजमूई तौर पे वैसे देखें पाकिस्तान में तो ख़वातीन को बतौर एंटरप्रेन्योर या कारोबार के तौर पे लेस दैन 1% एक रवायत रही है मासी में। तो मैं समझता हूँ ये कामयाब जवान प्रोग्राम की एक बड़ी कामयाबी है। अभी तक हम 16% अपने प्रोग्राम में से ख़वातीन को लोन देने में कामयाब हुए हैं। अच्छा उस्मान में 21 बल्कि अगस्त 2023 तक क्या टारगेट है आप लोगों का? कितने जो हमारे नौजवान हैं वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकेंगे? देखिए पहले तो कामयाब जवान एक कर्जा स्कीम ही नहीं है, इसके 3 कंपोनेंट हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोन्स दे रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन का एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख नौजवानों को हमने टारगेट किया है, 1 लाख स्किल हासिल कर चुके हैं, बाकी अभी बैच चल रहा है। फिर इसी तरह थर्ड एंगेजमेंट का पार्ट है जिसमें स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड वेलबींग, स्विक एंगेजमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, नेशनल यूथ काउंसिल, कामयाब जवान मरकज़, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो एंगेजमेंट के प्रोग्राम में हम कर रहे हैं। तो इस एक खास कंपोनेंट में जिसकी आप बात कर रहे हैं कामयाब जवान बिजनेस लोन की 100 अरब रुपए इसके लिए रखे गए हैं जैसे मैं आपको पहले हिस्से में कह रहा था, और 25 अरब रुपए अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो चुके हैं। 1 लाख नौजवान हमारा टारगेट है 2023 तक, 1 लाख कारोबार और 1 लाख ख़ानदान आप कह सकते हैं आगाज़ करने में वो इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। और हमारा पहला हदफ है कामयाब जवान प्रोग्राम से 1 लाख लोगों के लिए बराह रास्त रोज़गार पैदा करना। इनडायरेक्टली तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो रही होंगी, लेकिन बराह रास्त जो इसके बेनिफिशरी हैं इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको कहा कि हम हर हफ्ते दादोशुमार मीडिया के साथ और नौजवानों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हर हफ्ते प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। उस्मान साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, आपने कहा कि 1 लाख नौजवान यानी 1 लाख ख़ानदान, लेकिन जब हम ख़ानदानों की बात करते हैं, हम मसाइल की बात करते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा भी प्रोग्राम शुरू करें जिस पे हम कहें कि जब आवाम पूछते ना महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं होती, तो वो प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से आवाम को जवाब दे सकें। तो प्लीज़ महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दाम प्लीज़ ज़रा बताएगा कि क्या क्या हुकूमत कर रही है। देखिए एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है। अब देखिए ये मेरे हाथ में ग्लोबल इन्फ्लेशन रिपोर्ट है, UNDP और दीगर अदारों हैं, वर्ल्ड बैंक, पूरी दुनिया में 40% महंगाई हुई है। आपकी दालें, आपके ये पाम ऑयल, एडिबल ऑयल, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल बढ़ गया पूरी दुनिया में।
तो ये तमाम चीज़ें मेन जो मैं समझता हूँ महंगाई की पिछले 1 साल में वजूहात रही, ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। जहाँ तक खुद साख्ता महंगाई की बात है, क्रैक डाउन कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको बाकायदा हदायत दी गई हैं कि तमाम ज़हीरा अंदोज़ी जो ज़हीरा अंदोज़ी कर रहे हैं या खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं यूनियन काउंसिल की सतह पे, गली मोहल्ले की सतह पे, उनको साथ हम पूरी तरह सख्ती करने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खुद साख्ता महंगाई और ज़हीरा अंदोज़ी की वजह से जो कीमतें ऊपर जा रही हैं वो आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपको वो फ़र्क भी नज़र आएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि दुनिया भर में 40% महंगाई हो चुकी है। चलिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए हम करते हैं कि महंगाई को ज़रूर कंट्रोल में लाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो कामयाब जवान प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो लेट्स सी कि नौजवान और इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। एक और चीज़ है जिस पे बड़ा फोकस रहा है पीटीआई गवर्नमेंट का, क्या है? पौधे लगाना, शजरकारी करना। बार बार हम देखते हैं कि शजरकारी मुहिम पे खान साहब जो हैं बड़ा ध्यान देते हमें नजर आते हैं। इसलिए अब हम शजरकारी नहीं, ये कीनू, अनार, खजूर, फालसा, इसके भी जो है वो दरख्त लगाए जा रहे हैं। देखिए केला भी सुबह ये हरी भरी चीज़ें दिखा के ना दिल हमारा ललचा दिया। तो जल्दी से आपको लेके चलते हैं लाहौर और दानियाल उमर की रिपोर्ट दिखाते हैं। जनाब, पढ़ाई करने का फल बहुत मीठा होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बात को हकीकत कर दिखाया है। वो कैसे, आइए जानते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने वजीर आजम के सरसब्ज पाकिस्तान मिशन में हिस्सा डाला, मगर मुनफरिद अंदाज में। यूनिवर्सिटी के वसी बागात में 20,000 से जायद फलों के पौधे लगा दिए। 300 से जायद माली इनकी निगहदाश्त पर मामूर हैं। अब जामिया में कहीं केले दिखाई देंगे तो कहीं कीनू और फ्रूटर की भरमार होगी। खजूर, नाशपाती, आड़ू और अनार समेत 30 इकसाम के फल लगाए गए हैं। ओलिव से लेके आड़ू जो हम समझा जाता था कि शिमाली इलाका जात का पौधा है, ओलिव की स्पेन से हमने पौधे मंगवाए हैं। मैंगो की ग्राफ्टेड प्लांट्स हमने लगाए हैं। जामिया पंजाब के मुताबिक अगले साल तक दरख्तों पर लगे ताज़ा फल तुलबा और स्टाफ के अरकान खा सकेंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। चलें जी, दानियल की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और बड़ी अहम बात है कि इसको हम जितना प्रमोट करेंगे, जितना बाकी शहरों में ये प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, हमारे लिए आसानी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नियाज अहमद साहब। नियाज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये जो खबर हम शेयर कर रहे हैं पंजाब वालों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है और हम देख रहे हैं कि पंजाब जो है ज़्यादा ज़रई है और वहाँ पर इस तरह के मामला ज़्यादा देखने में आते हैं। तो कितने एकड़ पर ये बागात लगाए गए हैं, प्लीज़ अगर आप बता सकें। हमने तकरीबन 20,000 तो फ्रूट ट्रीज हमने लगाए हैं जी। और सबसे पहले तो आपका समा का शुक्रिया कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को आज इस प्रोग्राम में लिया। हमारे जो एफर्ट्स है या इस वक्त जो नेशनल मूव है टू हैव द ग्रीन पाकिस्तान, तो उस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना रोल प्ले किया है। फ्रूट ट्रीज लगाए, दूसरे सायादार दरख्त लगाए। ये हम हर साल 2 सीजन्स में, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर में ये हम अपनी एक्टिविटी को करते हैं। और हमने इस वक्त लास्ट 3 इयर्स में लाखों की तादाद में इस तरह पौधे लगाए हैं। सही सर, लाखों की तादाद में पौधे लगाना और हर साल इस प्रोजेक्ट को पहले से ज़्यादा बेहतर करना, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। क्या इस किस्म के प्रोजेक्ट जो हैं पहले कभी शुरू किए गए पंजाब में? हम अगर देखें खुसूसन पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा अगर दीगर यूनिवर्सिटी को अगर हम मद्देनज़र रखें। जी जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी हम आई है, मैं सुन नहीं सका आपकी आवाज़। ये जिस प्रोजेक्ट का हम जिक्र भी कर रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाए। दीगर यूनिवर्सिटी अगर इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दे तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम आगे आने वाले वक्तों में इस इक़दाम के पीछे चलते हुए बाकी लोगों को देख सकते हैं। आपकी राय क्या कहती है? मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छी बात की मैम। बेटा, इशू ये है कि जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूशन में इसकी कैपेसिटी है, देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत बड़ा एरिया अवेलेबल है कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज इन लाहौर, शायद उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है।
इसलिए हमने अपने एरिया को देखते हुए, उसके मुताबिक जमीन को देखते हुए हमने ये पौधे लगाए हैं। बकिया यूनिवर्सिटी जैसे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, इनके पास बहुत ज्यादा जमीन अवेलेबल है। और इसी तरीके से ख्वाजा गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी है, वो एक यूनिवर्सिटी जिसमें इतना एरिया अवेलेबल है, मेरे ख्याल में उनको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये एक नेशनल मूव है और इससे यकीनी तौर पर हमारी जनरेशन्स को फायदा होगा। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सोसाइटी को देना, और वो भी यूनिवर्सिटीज जो हायर एजुकेशन जहाँ पे ये ब्यूटीफुल ब्रेन्स का हब है, वहां से अगर ये चीज आती है तो यकीनी तौर पर ये एक रहनुमाई है फॉर द सोसाइटी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि एक जनरेशन ही, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए ये तमाम का तमाम तर जो है वो सदका जारिया के तौर पे हम देख रहे हैं इसको। इसमें सिर्फ ये पहलू नहीं है कि अब बागात लगा दिया और ग्रीनरी हो गई, बल्कि इसका एक बहुत बेहतरीन पहलू ये भी है कि हमारे पास इतनी जगह है, अगर हम इसको इस तरह बागात लगा रहे हैं, हमारे लिए रिसर्च के भी कितने ज़्यादा मौके फिर पैदा होंगे। जी, ये उन एकेडमिक प्रोग्राम्स में जैसे एग्रीकल्चर साइंसेज है, फूड साइंसेज हैं, वहाँ पे हमने उन डिपार्टमेंट्स को एक लैंड एलोकेट की है कि वो इन बागात में या अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे वो इन्हांस कर सकते हैं और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये भी ऑफ कोर्स इसका ऑब्जेक्टिव है, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूशंस को इतने बड़े एरियाज देती है कि वो इसमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कंपोनेंट है उसमें भी वो काम करें। और साथ ही ये हमने जो बकिया डिपार्टमेंट से, जो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर साइंसेज से रिलेट नहीं करते, सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है या एनवायरमेंटल साइंसेज या फूड, बकिया जो एनर्जी का प्रोग्राम है या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हम एक अच्छी एरिया जमीन जो है ना हम उनको एलोकेट करते हैं ताकि उनका डिपार्टमेंट भी बने और ये एक ग्रीनरी भी हो, फ्रूट ट्रीज भी हों, एक अच्छी एनवायरनमेंट उनको अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले अपने रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, तो बकिया डिपार्टमेंट्स में देखें कुछ टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना अब्जॉर्ब करते हैं, जो हम रिलीज करते हैं, ये प्लांट्स जो है ना उनको अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एक ऐसा मैकेनिज्म, नेचुरल मैकेनिज्म है, जितना ये ट्रीज ज्यादा होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। तो लिहाजा ये नेचुरल जो मैकेनिज्म है, इसमें यकीनी तौर पर ये बहुत ही मुफीद है और यूनिवर्सिटीज को इसमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और जिस तरह से ये कदम उठाया पंजाब यूनिवर्सिटी ने, आप जिस तरह जिक्र भी कर रहे हैं कि रकबा बहुत बड़ा होता है यूनिवर्सिटीज़ के पास, इसलिए बआसानी ये कदम उठाया जा सकता है। बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। उस तरह से हम बात करते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, तो आई थिंक यही वो जगह होती है जहाँ से हम किसी भी स्टूडेंट को ये बता सकते हैं या ये सिखा सकते हैं कि किसी भी माहौल के लिए पौधे या फूल कितनी अहमियत के हामिल होते हैं। जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे हैं ना फैसल कि जनाब वज़ीर आज़म की शजरकारी मुहिम हो गई या उनके ये प्रोजेक्ट्स हो गए, इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटीज़ भी इस नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दें तो इस तरह के जो मंसूबे होते हैं ना, मुझे लगता है हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगे। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ख़ास तौर पे जो मेरी जो एक ज़ाती ख्वाहिश है ना, वो ये, मैं पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहता हूँ कि हम ये जो फ्रूट ट्रीज़ हैं वो हमने जामिया में भी लगा लिए हैं, क्यों ना हम ये सड़कों पे भी अपने लगाएं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। जो फलदार दरख्त हैं अगर वो इस तरह सड़कों पे लगे हुए हमें नज़र आएँ तो बहुत उसका जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। और ख़ास तौर पे अगर एक बार फिर मैं, अगर जैसे कि सर भी कह रहे थे कि हमारा जो खित्ता है, जीबी खित्ता है, वो बड़ा ज़रखेज़ है, तो वहाँ पे भी आप जब जाते हैं ना तो आपको जगह जगह इस तरह के लगे हुए होते हैं फलदार दरख्त। लेकिन अक्सर वीडियोस देखें, लोग जाते हैं और जाके वो जनाब चेरी और वो आड़ू, और बाज़ाब्ता वहाँ नीचे लिखा होता है कि प्लीज़ फल तोड़ के खाएं, ये आपके लिए ही लगे हुए हैं। सीरियसली? यस। वाह, अब आप जा रहे हैं?
जी हाँ, आई डोंट वांट टू स्पिल द बीन्स, लेकिन पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे पास हर मौसम अवेलेबल है और हर मौसम के हिसाब से हर फल अवेलेबल है। तो क्यों ना हम इसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और क्यों ना अब हम एक ब्रेक लें। हाँ बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शो का आगाज़ किया था हमने खेलों से और दूसरे घंटे का भी आगाज़ हम खेलों से ही करेंगे क्योंकि आज बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। ये जो खेल है फैसल का फेवरेट है। मेरा हर खेल फेवरेट है। यह पाकिस्तान के लिए बेहतरीन दिन है क्योंकि आज पाकिस्तान के नाम जो है वो गोल्ड मेडल भी रहा है पैरा ओलंपिक्स में। और जनाब इसके साथ साथ जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में भी शानदार खेल पेश किया गया है। हैदर अली ने डिस्कस थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता, यह हमने प्रोग्राम के आगाज में बताया। अब अगला टारगेट है इंशाल्लाह वर्ल्ड कप। तीसरी बार भी बोलते हैं पूरा वर्ल्ड कप। और जब ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आएगी फैसल, मैं कोशिश करूंगी हमारे पास नहीं आएगी, पाकिस्तान के पास आएगी। और दुआ ये कि आए। अब क्या हमारी तैयारियां वैसी हैं और तैयारियों से बढ़ के क्या सिलेक्शन वैसी है। वैसे जैसे जैसे ना ये T20 वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है, फैंस के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं। पाकिस्तानी इंडियन फैंस, उनको तो है यह 24 अक्टूबर का इंतज़ार। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम का कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसने लगातार 11 T20 सीरीज़ अपने नाम की है। इसके अलावा 2 मरतबा T20 फाइनल में हम पहुँचे, 1 मरतबा हम चैम्पियन भी बन चुके हैं। सबको याद होगा अफरीदी के वो यादगार इनिंग्स, कामरान अकमल ने भी अच्छा खेला था और मोहम्मद आमिर ने बेहतरीन बॉलिंग की थी और हम काफ़ी अरसे वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे। इस वक्त भी हमारी टीम उतनी अच्छी अगर नहीं तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा ज़रूर कर रही है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान होने जा रहा है 6 सितंबर को, इम्कान है उसका। अब स्क्वाड क्या हो सकता है और जो नई सारा सेटअप आया है उसमें कौन कौन जो है वो जगह ले सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, हम फॉर्मेट की बात करते हैं। अगर तैयारी पहले से हो जाए ना तो मेरे ख्याल से आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ जैसे हम कल परसों भी ये खबरें देख रहे थे कि जनाब आपने बिल्कुल जब T20 वर्ल्ड कप सर पे तो आपने जो है वो कोच तब्दील कर दिया। तो क्या रमीज़ राजा के आ जाने से स्ट्रेटजी अगर बदलती है, जैसे हमने कल भी कहा ना कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पे अब तब्दील होते नाम भी हमें नजर आएंगे। तो देखना ये कि क्या आगे चल के हमारी सिचुएशन बनती है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही दिल के करीब स्पोर्ट्स तजियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो क्रिकेट पे तो हम बात करते हैं ना, लेकिन एज स्पोर्ट्स फैन, स्पोर्ट्स लवर, बड़ा अच्छा दिन का आगाज़ हुआ है जी। गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम हुआ है। मैं चाहूँगा कि इससे हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिल्कुल, बहुत ही खुशाइन बात है कि पाकिस्तान का गोल्ड मेडल आया फैसल। अब लेकिन खेलों में जिस तरह से हमारी कारकर्दगी रही है, ओलंपिक्स में जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस रही है, बहुत ज़्यादा शोर मचा है। वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता ने क्रिटिसाइज़ किया है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को और दीगर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है। तो अब अगर ये गोल्ड मेडल आया है तो ये इस बात की अलामत है कि हमें अगर हम तवज्जो दें खेलों पर तो हम आगे जा सकते हैं। टैलेंट बहुत है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में खेलों के मामलात दुरुस्त हो। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो एक पेज पर नहीं है, अल्लाह करे कि वो मिलकर पाकिस्तान में खेलों की तरक्की के लिए काम करें। आमीन आमीन, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। चलिए फिर अब क्रिकेट का हम रुख करते हैं। मिर्ज़ा भाई क्या कहते हैं कि आपका तजुर्बा, और वैसे तो सोशल मीडिया पे बाकी भी बहुत तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, लेकिन हम तो भाई आपकी बात मानेंगे। नए सेटअप के साथ कौन इन और कौन आउट होता नजर आ रहा है? नाम नहीं ले रहा मैं, आप खुद समझ जाए। देखें फैसल, अगर हकीकत की निगाह से देखें तो रमीज़ राजा इस टाइप के आदमी है कि वो स्लो एंड स्टडी जाएंगे। जिस तरह से 13 सितंबर को वो चार्ज लेंगे और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, एकदम से तब्दीलियां नहीं होंगी। ये मैं पहले भी कहता चला रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ, तब्दीलियां होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी। सबसे ज़्यादा टॉप हिट पर जो है वो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम है, उन्हें अपने लैपटॉप के साथ जाना होगा। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान है, माफ़ कीजिएगा वसीम खान है, जो बर्मिंघम से आए थे और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फरवरी में ख़त्म हो रहा है।
तो उसके बाद आया वो कंटिन्यू करते हैं या उससे पहले वो चले जाएंगे। डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के इंचार्ज मोइन खान के बड़े भाई नदीम खान, उनकी भी छुट्टी के इम्कानात नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि जो हिट लिस्ट में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें होंगी। ठीक, और ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रेटेजी अच्छी अपनाई जाए। एक शख्स का नाम मेरे जहन में आ रहा है इकबाल भाई, अगर उसके बारे में मैं आपसे पूछूं कि सरफराज अहमद का कोई चांस आपको नज़र आ रहा है या नहीं? देखिए महक, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, रमीज राजा पहले जब पीसीबी के चेयरमैन बनने से पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर ये कहते चले आ रहे हैं कि हमें तजुर्बाकार खिलाड़ियों की नहीं, हमें यंग लेग्स की ज़रूरत है, नौजवानों की ज़रूरत है। सरफराज को कैरी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अगर उन्हें नहीं खिलाना था तो उन्हें क्यों लेकर गए साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, एक मैच खिला दिया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 18 जून 2017 को अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, उसके साथ इस तरह का सलूक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि सरफराज को ये सिग्नल दे दिया गया है कि बस अब बहुत हो गई। 2007 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था जयपुर इंडिया में और उसके बाद से वो अब तक इन और आउट होते रहे। और ये इशारा है दीगर सीनियर्स के लिए, शोएब मलिक, वहाब रियाज के लिए। आमिर की तो कहानी अब तकरीबन ख़त्म हो गई है और रमीज राजा वैसे भी ये कहते चले आए हैं कि उन खिलाड़ियों को जिन्होंने मुल्क की इज्जत और वक़ार का सौदा किया, उन्हें टीम में नहीं होना चाहिए। तो लग रहा है कि आमिर तो होंगे नहीं, लेकिन लग रहा है कि सीनियर क्रिकेटर्स को भी शायद वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल न किया जाए। अच्छा मिर्ज़ा भाई, एक चीज़ हम टीम कॉम्बिनेशन और इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है ये बात करना भी कि एक परसेप्शन था, हो सकता है ये गलत भी हो, तासुर गलत भी हो, लेकिन एहसान मानी पे जो है ना वो एक्सटर्नल दबाव हुआ करता था या ऊपर से कोई दबाव हुआ करता था। अब रमीज़ राजा जो हैं, क्या वो ये जिंक्स तोड़ने में कामयाब होंगे या फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? हालांकि रमीज़ राजा साहब इस तरह के आदमी हैं नहीं, वो शायद एक्सटर्नल प्रेशर ले ना। फैसल, आपने बड़ी सही जगह पर जाकर हिट किया है। दरअसल पीछे से डोरियां कोई और हिला रहा था। जिस तरह से वसीम अकरम का नाम आता था, वसीम अकरम ने उसकी तरदीद की कि मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि मैं क्रिकेट बोर्ड के मामलात में आगे आऊँ, लेकिन लग यही रहा था कि कोई ना कोई पसे पर्दा रहकर जो है वो चीफ सेलेक्टर को हिदायत दे रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहा था। तो रमीज राजा इस टाइप के आदमी हैं, अगर इन्होंने हिदायत ली तो इनका अंजाम भी एहसान मानी जैसा होगा। 3 साल एहसान मानी ने गुजारे और वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक नहीं कर सके। तो रमीज राजा MBA हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे तवक्कुआत बहुत हैं, पूरी दुनिया में घूम चुके हैं, क्रिकेट को देख चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो फूक फूक कर कदम उठाएंगे और कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस दिन भी उन्होंने दबाव बर्दाश्त किया, यकीनन वो दिन फिर उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इतना अच्छा दिन नहीं होगा। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, और वो ये रमीज़ साहब जो हैं वो अपनी कमेंट्री के दौरान भी, अपने प्रोग्राम्स के दौरान भी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आए हैं इस बात पे, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है वो 1990 वाली थी, जहाँ पहले बैटिंग करते थे शारजा में, हमने 220 स्कोर कर लिया, 230, 250 कर लिया, और उसके बाद हमारी बॉलिंग आगे जी तहस नहस कर देती थी। अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, पावर प्ले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, बॉल्स जो हैं वो 2 नहीं आ जाती हैं, बॉलर्स के लिए वो मार्जिन नहीं रहता, बहुत मार पड़ती है, 400 रन स्कोर हो रहे हैं एक इनिंग्स में, और अल्लाह माफ़ करे वो वापस आके दूसरी टीम चेस भी कर जाती है। तो ऐसे में रमीज़ राजा साहब जो कह रहे हैं कि हमें ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करनी है, क्या वो इस करंट सेटअप के साथ कर सकेंगे अलॉन्ग विद द फिनिश्ड प्रोडक्ट थियोलॉजी? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखें ना फैसल, तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप से पहले तो नहीं, वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीली की जाएगी, क्योंकि रमीज राजा माजी में बड़ा एडुकेट करते चले आए हैं कि फॉरेन कोच होगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो मुझे लग रहा है मिसबाहुल हक पर वो तनकीद भी करते चले आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने तबसरों में, कि वो दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। और जिस तरह आपने कहा फैसल के 400 से ज़ायद रन, आपको याद होगा 2006 में 436 रन बने थे चेस करते हुए साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जोहानिसबर्ग में बनाए थे।
तो रन्स तो अब स्कोर हो रहे हैं, 300-350 रन स्कोर होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो बात करते हैं रमीज अग्रेसिवनेस की, वो अग्रेसिवनेस आएगी। अगर वो अग्रेसिवनेस नहीं आई, पाकिस्तान जिस अंदाज से जो क्रिकेट खेल रहा है, अगर आप हकीकत से देखें तो वो क्रिकेट उस तरह की नहीं है जो मौजूदा दौर का तकाजा है। तो मेरे ख्याल में तब्दीली आएगी। रमीज को चार्ज लेने दें। 13 सितंबर को तवक्कुआत बहुत वाबस्ता किए हैं लोगों ने। अभी उन्होंने कई घंटे गुजारे वहाँ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, सबसे मिले, बाबर आजम से उनकी बात हुई, उसके अलावा दीगर लोगों से उनकी बात हुई। मैं समझता हूँ जब वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ आएंगे फैसल, तब लग रहा है कि वो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। सही, ठीक। अच्छा इकबाल भाई ये भी बताएगा कि न्यूजीलैंड के टूर पर क्या इम्कानात हैं हमारे, हम क्या सोच रखें? देखिए महक, जो हमने टीम 20 रुकनी अनाउंस की है, समझ में नहीं आता कि हम माजी की तरफ देख रहे हैं या मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। हमने अब्दुल्ला शफीक को रखा हुआ है, वो 2 T20 और 1 वनडे खेले, उनको हम कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा विकेट कीपर रुहेल नज़ीर को नज़रअंदाज करके हम एक और नौजवान विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को लेकर आ गए। टीम का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, वो वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इतना समझ में नहीं आ रहा। न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश में है, पहला T20 हार गई। न्यूजीलैंड की टीम के बेशतर वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। केन विलियमसन हो गए, मार्टिन गप्टिल हो गए और भी दीगर बड़े, ट्रेंट बोल्ट हो गए, ये सारे नहीं आ रहे। न्यूजीलैंड की टीम निस्बतन हल्की टीम होगी, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए 2019 में श्रीलंका की बी टीम हमें हराकर पाकिस्तान से गई थी। इसी तरह से हमें नहीं भूलना चाहिए इस साल इंग्लैंड की टीम जब बदल गई उसकी वजह से, कोविड की वजह से, तो उसने हमें हरा दिया। तो हमें इजी नहीं लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अपने एतमाद में इजाफा करें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीत कर। तो देखना यह है कि नए सेटअप के साथ पाकिस्तान करता है किस तरह परफॉर्म। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा भाई, हमारे साथ मौजूद। और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है ना, वो मौसम की तरह होती है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। कभी अच्छी हो जाती है और कभी वो बारिश बन के फैंस के दिल पे बहुत बुरी तरह बरसती है। तो मौसम की बात कर रहे हैं, तो मौसम की बात कर लेते हैं। तो मौसम जनाब कराची के पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि कराची में हुआ ये कि कुछ इलाकों में बारिश हुई है और कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई है। और बारिश होने से हुआ ये है जनाब कि हब्स भी बढ़ गया है और गर्मी की शिद्दत थोड़ी थोड़ी सी अब ज़्यादा महसूस हो रही है। समंदरी हवाएँ भी बंद हुई हैं और शहरी जो हैं वो थोड़े अब परेशान नज़र आना शुरू हो गए कि भाई ये क्या, हमें तो कहा गया था कि 1st, 2nd, 3rd को जनाब बड़ी बारिश होनी कराची में। तो ये कुछ इलाकों को अब्र रहमत नसीब हुआ है। तो ये आज कराची का मौसम कैसा रहेगा और अब जो वीकेंड स्टार्ट हो रहा है जनाब, कल और परसों कराची का मौसम क्या कराची वालों को एक अच्छा खुशगवार वीकेंड दे सकता है या नहीं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया वेदरमैन जवाद मेमन साहब ने। जवाद भाई बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। कल तो थोड़ी सी ना ज्यादती हो गई कराची वालों के साथ, कहीं बारिश हुई कहीं नहीं हुई और बारिश होने के बाद हब्स भी बढ़ गया और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई। जी बिल्कुल, मैं कुछ ऐसा ही है कि कल का कुछ एरियाज में जो है अगेन जिस तरह हमने बताया था कि लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज रहेंगी और कुछ आइसोलेटेड एरियाज में जो है वो शॉर्ट हैवी स्पेल भी हुए, जैसे सरजानी है, गुलशन महवार है, वहाँ पे तकरीबन 17-18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद साइड पे भी कल अच्छा स्पेल रहा, शॉर्ट स्पेल था लेकिन काफ़ी अच्छा स्पेल रहा, क्योंकि परसों जो बारिश हुई थी वो इन एरियाज को जो है स्किप हो गया था। तो ये इक्वली अब जो है इसमें यही देखने में आ रहा है कि पहले जो स्पेल स्टार्ट हुआ वो साउदर्न एरियाज, सेंट्रल एरियाज, और कल जो स्पेल था वो ज़्यादातर उसका असर जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ रहा। सही। अच्छा जवाद भाई, ये स्पेल जो है आज कहाँ का स्किप हो रहा है? वो नहीं पता क्या बारिश होगी कहाँ नहीं। कहना ये चाहिए, ये नहीं, हमें नहीं कि कराची में बारिश हो गई, हमें कहना चाहिए गुलशन में बारिश हो गई, हमें कहना जौहर में बारिश नहीं हुई। तो आज भी ऐसे होगा, पॉकेट्स में बारिश होगी कराची के। जी फैसल भाई, आज भी एक्सपेक्टेड यही है कि लाइट टू मॉडरेट स्कैटर्ड एक्टिविटीज रहेंगी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ग्राउंड एक्टिविटीज थोड़ी सी चेंज हैं। पिछले 2 दिन से कराची में इस टाइम जो है वो शदीद धूप और हब्स था, लेकिन आज सुबह से ही जो है वो गहरे बादल हैं। इसकी बेसिक वजह ये कि बहरे अरब के ऊपर इस वक्त एक काफ़ी ताकतवर क्लाउड मास मौजूद है जो स्लोली जो है केटी बंदर रीजन की तरफ मूव कर रहा है। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ घंटों में ये इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर ये शहर की तरफ मूव करता है तो अगेन कुछ एरियाज में हैवी स्पेल हो सकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज और कल दोनों दिन जो है वो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज ही रहेंगी। सही। अच्छा ये तो कराची की बात होगी, अब ये भी आप मुझे बता दें क्योंकि रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है, अंदरूनी सिंध की सूरत हाल क्या रहेगी?
अंदरूनी सिंध में भी महक यही है कि लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज ही हैं, क्योंकि जिस तरह हमने बताया था कि इस सिस्टम का जो कोर है वो ओवरऑल ज्यादातर बहरा अरब के ऊपर है। तो पाकिस्तान के ये जो साहिली पट्टी है हमारी, इसमें ठट्टा, बदीन, कराची के कुछ रीजन, केटी बंदर स्पेशली, इन रीजन में जो है वो हैवी रेनफॉल हो सकती है। थर पार्कर, मिट्टी, ये जो रीजन हैं, नगर पार्कर के रीजन हैं, यहाँ पर भी हैवी रेनफॉल हो सकती है। इनफैक्ट कल इस्लाम कोर्ट में जो है लास्ट 24 आवर्स में तकरीबन 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में ज्यादा इस सिस्टम का असर जो है वो इन्हीं साहिली पट्टी की तरफ और साउथ ईस्ट सिंध की तरफ रहेगा, जबकि अंदरूनी सिंध अगर देखा जाए तो लाइट टू मॉडरेट और कुछ पॉकेट्स में आप कह सकते हैं कि कुछ इसी तरीके से शॉर्ट हैवी स्पेल हो जाए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ठीक है जवाद भाई, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। जनाब मौसम की सूरत हाल, आप जरा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से चले गए हैं, लेकिन उनका सामान इस खत्ते में मौजूद है। वो पहले कहते थे ना कि जनाब अंग्रेज तो चले गए लेकिन सामान छोड़ गए, अभी भी यही कि अंग्रेज अफगानिस्तान से चले गए, बोर्ड पे भी लिखा होता है कि माले गनीमत, लेकिन सामान छोड़ के चले। अच्छा वैसे एक बात बताऊं मैं, मुझे इस पे कोई मतलब शाहीन ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले देख लेते हैं कि किस तरह का है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी दुकानें ना पाकिस्तान भर में होती हैं जो ऑथेंटिक हुआ करती थी, चमन की साइड पे वो हुआ करती थी। जरा चेक करते हैं ऑथेंटिसिटी क्या क्या इनके पास सामान है, फिर इस पे मजीद बात करते हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी के असरात पाकिस्तान में नजर आना शुरू हो गए हैं। इसका सबूत लाहौर में एक ऐसी दुकान है जिस पर ये अबारत तहरीर है कि यहाँ माले गनीमत दस्तयाब है। आइए दुकान में चलकर देखते हैं कि माले गनीमत में क्या कुछ आया है। अमरीकी फौजियों के दिफाई आलात हों, वर्दी हो या फिर भारी खाकी जूते, अफगानिस्तान में अमरीकियों का छोड़ा हुआ हर तरह का सामान इस दुकान में मौजूद है। ये माले गनीमत दुकान के मालिक सिकंदर खान तक कैसे पहुंचा, ये मामला कुछ ज्यादा खुफिया नहीं। कंटेनर जो है ना वो अमेरिका से अफगानिस्तान तक दुआ से फिर ये कार्टनों में पैक होके आ जाता है, और वो चीज़ें जो ज़रूरियात इंसानी है, इसमें कोई गैर ममनूआ चीज़ नहीं होता। जितना सामान है ये ज़रूरियात है इंसानों की, और पाकिस्तान में और कहीं से इनको नहीं मिलता। अल्लाह का वजह से इनको यहाँ से मिल जाते हैं सारा सामान, सारा कुछ पड़ा हुआ है। यूनिफॉर्म भी पड़े अमरीकियों का, के बूट भी पड़े हैं, उनकी टोपी भी पड़े हैं, उनके लाश उठाने वाला बैग भी पड़ा है जो उसको उनकी लाशें ले जाते थे, वो भी पड़े हमारे पास, क्योंकि वो जो कुछ लेके आया है सब कुछ इधर पड़े हैं। तो मनसलवा है ये, जब पूरे तो वो अमरीकी जो थे वो चले गए, अब उसका जो सामान रह गया इंशाअल्लाह ताला वो हमारे पाकिस्तानी भाई और जितने हमारे अफगानिस्तान के भाई हैं ये अब इनको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सिर्फ अमरीकी फौजियों का सामान ही नहीं, दफाई आलात ही नहीं, बल्कि एक और मज़े की चीज़ भी मौजूद है, बीवी के शोर से बचने का आला। अमरीकी फौजी जिस आले को टैंकों के शोर से बचने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, सिकंदर ने पाकिस्तान में इसका तरीका इस्तेमाल ही बदल डाला। इसको ऐसा करते हैं बारीक को, ये बारीक कर दिया और ये कान के अंदर कर दो, इसके ऊपर ये सारा तस्वीर दिया हुआ है, इसमें ये कान में अंदर करो, ये फूल जाते हैं, वापस खुल जाते हैं। मिसाल एक तो मैंने लगा दिया, ये दूसरा मैं कर रहा हूँ गोल, अब इसको मैं इधर रख रहा हूँ, ये अभी देखो फूल जाएगा, वापस ये खुल जाएगा, अपनी हालत पे आ जाएगा। कान में लगा के ना ये वाला जिस तरह वो लगा दिया तो बीवी का शोर बंद। दुकान में अमरीकी फौजियों की बड़ी बड़ी बंदूकें और हैरत अंगेज तौर पर तेज होने वाले चाकू भी हैं। ये चाकू, इसके अंदर ये खासियत है, आप इसको इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल करने के बाद इसको आप फ्रीज़र में रख लें, फ्रीज़र से निकाले ये खुद ब खुद तेज़ हो जाएगा। इसको तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह कसाई वगैरह करते हैं उस तरह ज़रूरत नहीं है, कार्बन टेक्नोलॉजी है। करंट देने के आलात और जासूसी इक्विपमेंट्स के कई खरीदार भी यहाँ आते हैं। हम फील कर रहे हैं कि अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान में किस तरह थे, क्या उनका गेटअप था और किस तरह वो चीज़ों को यूज़ करते थे। तो काफ़ी चीज़ों का तो हमें यूज़ करने का भी नहीं पता, तो अभी हम उनसे पूछ रहे हैं ये क्या चीज़ है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो काफ़ी डिफरेंट फील हो रहा है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जैसे दूरबीन आप देख सकते हैं, उसके अलावा हेलमेट्स हैं काफ़ी इधर पड़े हुए, उसके अलावा गन्स हैं, एयर गन्स हैं, और बाकी भी सामान काफ़ी है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। माले गनीमत जैसे भी पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन अब मार्केट के हिसाब से इन अशिया की एक कीमत मुकर्रर कर दी गई है। कीमत में कुछ कम नहीं, मगर अशिया की उम्दा क्वालिटी की वजह से खरीदार रकम बखुशी खर्च कर देते हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन मिशाल, समा।
लाहौर। पसंद आई आपको ये दुकान? हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है, लेकिन ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं। जी जी, ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं, इस पे हम आगे चल के भी बात करेंगे। एहतियात करें चीजें खरीदने में, होशियार रहें। हाँ जी बिल्कुल, होशियारी से काम करें और देख लें कि वाकई ये अमेरिका का फौजियों का ही सामान है, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें बीवियों का शोर पसंद नहीं आता होगा। उनकी बीवियां हैं ही नहीं यहाँ पे, तो वो कहाँ से शोर करेंगी? और क्या ये भी माले गनीमत में? वैसे एक माले गनीमत अगर होगा तो ये वाला होगा कि भाई बीवियों के शोर से कैसे बचा जा सकता है? ये सबसे टॉप का है। लाहौरी जो है ना ज्यादातर इस दुकान का रुख करेंगे कि जनाब ये और इस प्रोडक्ट का वो कहते हैं बंदूक इधर रखो, डैगर इधर रखो, जूते इधर रखो, ये दे दो, ये सबसे बड़ा असला है। सवाल ये है कि क्या इस इकदाम से खवातीन का वो एतमाद बहाल हो जाएगा जो कि हमने गुज़श्ता कई रोज़ में देखा कि खवातीन अब एतमाद नहीं करी, चाहे वो पुलिस एहलकार हो चाहे वो खातून पुलिस ऑफिसर हो, उनका एतमाद डगमगा चुका है। हमारे साथ साइकोथेरापिस्ट ताहिरा मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे। ताहिरा साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतज़ामिया ने तो इकदाम उठा लिया, जितने स्टेप्स इंतज़ामिया ले सकती थी वो ले भी रही है, लेकिन एक औरत का एतमाद एक दफ़ा अगर ख़त्म हो जाए, वो चाहे पुलिस ऑफिसर है या फिर वो घर का कोई भी मर्द है, तो वो एतमाद बहाल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो ख़वातीन की ये सोच बन चुकी है कि वो सड़क पे चलता हुआ ख़ुद को महफूज नहीं समझ सकती, वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती, इन इक़दामात से आपकी नज़र में क्या वो एतमाद बहाल हो जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जहाँ तक एतमाद बहाल होने की बात है, ये अक्सर वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर इंसान का जो एक हिस्ट्री है, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बट बिल्कुल अगर ऐसे इक़दाम होते रहें और हम जैसे कि खातून ने भी कहा कि देखते रहें, हर औरत तक ये पैगाम पहुँचे, तो बहाल ज़रूर होगा। लेकिन जितना अरसा ये तकलीफ़ें उठाई हैं सोसाइटी में औरतों ने, तो उसका काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम है। मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी ये एतमाद बहाल होगा। इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, आप क्योंकि एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, आपकी क्या राय है, क्यों हिरासानी के जो केसेस हैं वो इस कदर बढ़ते जा रहे हैं और क्या इनका सद्देबाब फिर हो सकता है? अच्छा, जो एक हरासर होता है पूरी दुनिया में, अनफॉर्चुनेटली जो मेल्स हैं, ये रिसर्च हुई है, देखा गया है कि वो ज़्यादा हरासानी के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हरासर्स होते हैं। तो जो एक हरासर के दिमाग, जो भी रिसर्चेस हुई, उन्होंने सबसे पहले ये जाना कि एक हरासर जो है वो अपने आप को पावरफुल समझने के लिए, पावरफुल फील करने के लिए हरासमेंट करता है। तो जब हम अपनी डोमिनेशन समझते हैं दूसरे जेंडर के ऊपर, खातून के ऊपर या किसी राह चलती बच्ची के ऊपर, औरत के ऊपर, तो ये मौके बढ़ जाते हैं, ये चांस बढ़ जाते हैं कि हम उनको हरास करेंगे। क्योंकि अब दूसरी तरफ आते हैं, क्योंकि कानून इतने सख्त नहीं है, जैसे वकील साहब ने भी रिपोर्ट में कहा कि बेलेबल ऑफेंस है ये। तो हरासर के दिमाग में ये चलता है कि मैं बच जाऊंगा। अक्सर हरासर सिर्फ इसलिए हरासमेंट करते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों को करते देखा होता है और ये जहन में उनको पक्का यकीन होता है कि मैं बच जाऊंगा ये करके। तो एक तो इसलिए हरासमेंट होती है, दूसरा कि वो डोमिनेंस अपने आप को ताकतवर फील करने के लिए, महसूस करने के लिए अक्सर हरासमेंट करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, घर में भी और घर से बाहर भी। तीसरी जो एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो हर तकरीबन हरासर्स में पूरी दुनिया में देखी जाती है, वो है कि उनको लैक ऑफ एम्पैथी, जैसे हम कहते हैं, कि उनको दूसरे का एहसास नहीं होता। दिमागी तौर पे बचपन से उनकी परवरिश में शायद कुछ ऐसा होता है या पर्सनालिटी उनकी ऐसी होती है कि उनको दूसरे की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, तो उसके नतीजे में भी वो हरासमेंट करते हैं। ठीक, ये तो आपने ज़रा एग्ज़ाम वो बता देना कि किस तरह से क्या वजूहात होती है। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें तो हरासमेंट की और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है। सिर्फ ये नहीं कि एक लड़का एक लड़की को हरास कर रहा है या देख रहा है सड़क पर खड़ा होकर और यही हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको जगाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मेरा मानना ये है कि हम स्कूलों से स्टार्ट करें इसको, और बहुत अर्ली एज से बच्चे को, क्योंकि एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता इसमें ये है कि हर किस्म की हरासमेंट, या आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि बहुत इकसाम है ना, घरों में भी हम बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बीवियों के साथ हरासमेंट हो सकती है, बाहर भी हर तरह। तो जो लड़का जब बड़ा हो रहा होता है, या हम सब जब बड़े हो रहे होते हैं एक घर में, तो जो माओं का पहला फ़र्ज़ ये है कि वो एक बराबरी की फ़ज़ा कायम रखें। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जब मर्द या कोई भी जेंडर अपने आप को पावरफुल फील करता है कि मैं दूसरे से पावरफुल हूँ, तो वो ऐसी हरकतें ज़्यादा करता है। तो एक तो माओं का फ़र्ज़ है, दूसरा जैसे मैंने कहा कि स्कूलों से ये तालीम बहुत जल्दी स्टार्ट हो, और अब टाइम आ गया है कि हम इसमें शर्माना या थोड़ा ऑकवर्ड फील करना बंद करें और ओपनली बच्चे को तालीम दें, जैसे कि हम उनको एथिक्स पढ़ाते हैं। जी, आप कुछ बोल रहे थे?
जी, आप कंटिन्यू करें, बिल्कुल कंटिन्यू करें। तो जैसे एथिक्स और इस्लामियात पढ़ाई जाती है, हम और चीज़ें पढ़ाते हैं, तो अब मेरा ख्याल है उसमें एक अब जो हालात आ गए हैं कि एक लाजमी तौर पे एक चैप्टर होना चाहिए कि हरासमेंट किस किस्म की होती है। जैसे आपने बोला कौन कौन सी चीज़ों को हम हरासमेंट गिनते हैं। अक्सर हमारे मर्दों को, हमारे जो टीनेजर्स बच्चे हैं जो हमारे पास अक्सर आते हैं क्लाइंट से, हम देखते हैं उनको घरों में ये तालीम ही नहीं है। मतलब जैसे ये मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट भी हुआ, बड़ा अफसोसनाक था। गलियों में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लड़कों को, जवान बच्चों को ये पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ किस औरत पे किस तरह असर कर सकती है और उसको कितने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितने डैमेजिंग हो सकते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये बताना शुरू करें, लड़कों को भी स्पेशली और लड़कियों को भी, कि आपकी इस हरकत से क्या क्या हो सकता है, और माओ से स्टार्ट हो और स्कूल तक जाए ये चीज़, तो मेरा ख्याल है इससे काफ़ी हद तक यानी कि बेहतरी आएगी। ग्रास रूट लेवल पे अगर हम इसको सिखाएं तो ये आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए फिर ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, हमारी ज़रूरत थी। और जैसे कि महक ने भी कहा कि हरासमेंट सिर्फ ये नहीं कि लड़का लड़की को देख ले और उसे सड़क पे छेड़ ले, हर तरीके की हरासमेंट होती है, प्रोफेशनल भी, इन आर ऑफिस प्रेमिसेस, ऐसी जगहों पे भी। अच्छा फैसल, एक चीज़ है, हम हमेशा बात करते हैं कि एक मर्द ने एक औरत को हरास किया, लेकिन कहीं पे हमने इवन अपने सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि मर्द भी ऐसी पोस्ट लगाते हैं कि खवातीन भी उन्हें हरास कर रही होती हैं। क्योंकि सिर्फ नजरों से हरासमेंट नहीं होती, आपके अल्फाज करना भी बड़ी जरूरी है। आपके अल्फाज भी हरास करते हैं। आप अगर आप किसी को बॉडी शेम कर रहे हैं, अगर आप किसी को कलर शेम कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कम्स इन हैरेसमेंट। तो इस पे हम आगे चल के भी गुफ्तगू करते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जनाब। अब एक ऐसी हम बात आपके सामने रखेंगे जो कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे रोज़मर्रा के हालात में हमें सुनने को मिलती है, लेकिन होता यह हम कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। जब हमें पता चलता ना किसी ने खुदकुशी कर ली तो हम सिर्फ अफसोस का इज़हार करते, अच्छा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बताना बेहद ज़रूरी है कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 10 लाख इंसान ऐसे हैं जो खुदकुशी करते हैं। 10 लाख, ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है। ना उम्मीद हो जाने वालों में से ऐसे कई अफराद हैं जिनसे हम रोज़मर्रा मिलते हैं और हम नहीं जान पाते कि ये जो इतना घुलने मिलने वाला इंसान है, इतना खुश नज़र आने वाला इंसान है, ये अंदर से इतना खाली है। और ये खालीपन वो होता है जो एक टाइम पे इतनी मनफी सोचें आपके ऊपर गालिब कर देता है कि आप खुदकुशी जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब सूरत हाल हमने आपके सामने रख दी। सवाल ये है कि अब ऐसे माहौल में हम किस तरह से अपने उन दोस्तों की, अपने उन प्यारों की मदद कर सकते हैं जो कि ख़ुद को अकेला महसूस करते हैं, जो कि महसूस करते हैं कि शायद हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं, हमें कोई अच्छा मशवरा देने वाला नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव खुशबख्त साहिबा ने। खुशबख्त साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम जब भी तस्कीन के हवाले से कोई वीडियो चलाते हैं ना, तो वो यकीन करें कि आपको इतना पॉजिटिव जो है वो वाइब्स मिलती हैं कि ठीक है, मुश्किल हालात होते हैं और ज़िंदगी जो है मुश्किल ट्रैक्स पर चलती है, लेकिन हल निकल आता है। इसका हल ये नहीं है कि आपने बिल्कुल नेगेटिव सोचना है, आपने ख़ुदकुशी की तरफ जाना है, आप बिल्कुल तन्हा हो जाएं। अब मुझे ये बताएं कि अगर हमारे इर्द गिर्द मौजूद कोई भी शख्स ये ख्याल रखता है, ये सोच रखता है कि उसने मामलात से तंग आके, उसने हालात से तंग आके उसने अब ख़ुदकुशी की जानिब जाना है, वो अपनी जान लेने को बेहतर समझता है बजाय इसके कि वो किसी से डिस्कस करे। इस मस्बत सोच को हम अगर ये कहें कि ये एक मस्बत सोच है कि मैं ये सोचूं कि मैंने अपने साथ वाले की काउंसलिंग करनी है, ये कैसे मुमकिन होगा? मैं कैसे इस पोजीशन में आ सकती हूँ कि मैं किसी की काउंसलिंग करूँ? अस्सलाम वालेकुम। आप एक तो हाँ, हर कोई सर्टिफाइड नहीं है एक दूसरे की काउंसलिंग करने के लिए, पर हम कुछ टिप्स हैं जिससे आप एक दूसरे की भी मदद कर सकते हैं और आप अपनी भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि खुदकुशी का ख्याल आना, खुद को तकलीफ पहुंचाने का, हम उस हद तक पहुंचते ही तब हैं जब हमारी ज़िंदगी की सारी जो तकलीफ है वो हमें बहुत ज़्यादा लगती है बनिस्बत के जो मौत से। तो ये एक बहुत टफ पॉइंट आ जाती है जहाँ हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं, और उस वक्त हमें अगर पता चलता है कि कोई इस तरीके से सोच रहा है तो हम उनकी सिर्फ बात सुन सकते हैं, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और उन्हें किसी प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। पर अगर एक इंडिविजुअल को
अगर एक इंसान को खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं और वो चाह रहा है कि वो अपने आप को तकलीफ दे, तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ जिससे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ख्याल आता है कि आप अपने आप को तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं, तो आप उस वक्त या तो किसी अपने प्यारे से को कांटेक्ट करें कि मुझे ये फीलिंग्स आ रही है, ये मेरे जज्बात है, इस तरीके से टेंशन हो रहा है, और बात करने से काफ़ी चीज़ें आप बेहतर फील करना शुरू कर जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं और आपके आसपास ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपकी बात सुनेगा या समझेगा, तो उस हालत में आप अपने जो ख्यालात हैं वो एक नोटबुक पे लिख के अपने आप को उस पर रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं कि ये हेलो जी प्लीज जी आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो आप अपने आप से आप एक नोटबुक पे अपने ख्यालात लिखें और उससे भी आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पर अगर काफ़ी सॉरी जी खुशबख्त, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बिल्कुल एक तो ये होता है कि इंसान अपने ऊपर भी काम करे, लेकिन कभी कभी सूरत हाल जैसे कि हमने इस वीडियो में भी दिखाया है कि इंसान के बस से बाहर हो जाती है। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि आप देखने वालों को ये बताएं कि अगर आपको कोई कहता है कि यार आप किसी साइकाट्रिस्ट के पास चले जाओ या किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका मजाक उड़ा रहा है, वो आपको पागल कह रहा है, वो आपकी इंटर्न मदद कर रहा है। और कितना मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो आप बताएं लोगों को कि अगर आप साइकाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। वो एक डेली रूटीन है। जिस तरह आप नज़ले के लिए किसी मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह आप मेंटल इलनेस के लिए किसी साइकाट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। जी तो हमें इस बारे में कॉन्वर्सेशन ज़्यादा करनी है एक दूसरे को। ये जो स्टिग्मा है, ये जो हम सोचते हैं कि अगर कोई भी किसी भी जहनी मर्ज से गुजर रहा है या उसे टेंशन हो रही है, तो उसको अक्सर लेबल किया जाता है कि आप पागल हो गए और आप मतलब काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से आप उनकी इंसल्ट करते हैं। तो उसके बजाय आप अगर एक दूसरे अपने प्यारों को बोलेंगे कि इट्स ओके, काफ़ी डायबिटीज़ के लिए भी तो इंसुलिन की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से ज़हनी अमराज ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं और जिनसे हेल्प लेना ऐसा ही है जैसे कि आप इंसुलिन की इंजेक्शन लगा रहे हैं। यानी मामलात को जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि बेहतरी की जानिब हम बढ़ सकते हैं। बेहद शुक्रिया खुशबख्त, आप हमारे साथ मौजूद कर रही थी। और जनाब, अगर आप किसी भी तरह की मनफी सोच में मुब्तला हैं तो प्लीज़ इसको डिस्कस करें। फैसल, अपने प्यारों के साथ कर लें, अपने बहन भाइयों के साथ नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों के साथ कर लें, अपने टीचर के साथ कर लें, किसी कोलीग के साथ करें, लेकिन प्लीज़ बात ज़रूर करें। बात करने से हल निकलता है, बात निकलने से ही आपको पता चलेगा कि इस मसले का हल वाकई मौजूद है। और अब हम आपसे बात करेंगे पीर को। तो 2 दिन आप बेस्ट ऑफ नया दिन देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीकेंड शुरू हो गया है, एंजॉय करें, घूमें फिरें और प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें और मास्क भी पहनें, घूमें फिरें।